सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार आज हम एक और इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ की सीरीज़ में, जो कि है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अब हमने इंटरनेशनल लॉ की बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इंटरनेशनल लॉ में तो उसको फाइनली सेटल कैसे किया जाएगा। क्या हमेशा वॉर होगी? क्या मतलब इंटरनेशनल लॉ अगर टूथलेस टाइगर है, वो कुछ एक्शन नहीं ले सकता, तो क्या कुछ भी सेटल नहीं होगा कैसे? तो ये सारी चीज़ें यार, इसका ना एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि डिफाइन या फिर एक्सप्लेन सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, या फिर इसके जो दो टाइप्स होते हैं उनका अलग अलग करके भी क्वेश्चन आता है, वो आप आगे समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और चलते हैं वीडियो में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बेसिक, कि डिस्प्यूट का मतलब है डिसएग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स ऑन राइट्स या फिर ऑब्लिगेशन। या तो किसी की राइट्स हैम्पर हुए हैं, किसी की ऑब्लिगेशन थी उसने पूरी नहीं करी, तो ये हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, डिस्प्यूट यहाँ से क्रिएट हो जाता है, जो कि हम रिलेट कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ से भी, कि डिस्प्यूट होता ही तब है जब डिसएग्रीमेंट होता है, या फिर राइट्स को लेके या फिर ऑब्लिगेशन को लेके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेंटेन रहे इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर, जो भी है वो मेंटेन रहे। इसलिए हम कौन से मेथड्स लाए हैं वो हम देखेंगे आगे, कि पीसफुल सेटलमेंट कैसे होता है, कोर्सिव सेटलमेंट कैसे होता है, पैसिफिक सेटलमेंट जिसे हम बोलते हैं वो क्या है, ये सब चीज़ें। यूएन चार्टर आर्टिकल 2 सब क्लॉज 3 इसका कहता है स्टेट्स मस्ट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स पीसफुली। 2 क्लॉज 3 कह चुका है कि स्टेट को हमेशा ही अपने डिस्प्यूट पीसफुली सॉल्व करने हैं। तो क्या हमेशा पीसफुली सॉल्व होता है? मुश्किल है, तो देखेंगे। चलिए, ये हो गया इंट्रोडक्शन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। सबसे पहला डिस्प्यूट है लीगल डिस्प्यूट, सेकंड इज पॉलिटिकल डिस्प्यूट। अब अगर लीगल डिस्प्यूट है तो उसका कुछ जो बेस होगा वो कुछ लीगल होगा। लीगल मीन्स या तो ट्रीटी से बना है, कोई भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, सोवरेनिटी को लेकर है, टेरिटरी को लेकर है, बाउंड्रीज को लेकर है, तो वो हो गया हमारा लीगल डिस्प्यूट, जिसके पीछे कुछ लीगल बैकग्राउंड है। पॉलिटिकल का मतलब होता है जो कि उस कंट्री की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, वहाँ की जो भी गवर्निंग बॉडी है या फिर जो भी वहाँ की सरकार है उसको लेकर है, और वो चेंज होगी तो वो डिस्प्यूट हो सकता है सॉल्व हो जाए। जैसे किसी पॉलिसी को लेकर है, कोई एक नई सरकार आई, उसने अपनी पॉलिसी बना दी, ठीक है, किसी की उसकी आइडियोलॉजी को लेकर है कि भैया हम तो, उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो कुछ और है, अब उससे किसी और कंट्री को इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो गया। ऐसे ही उनकी सिक्योरिटी को लेकर है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं डिस्प्यूट्स को, इनके मेथड्स को नहीं। तो ये हो गया डिस्प्यूट्स का कैटेगराइजेशन। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि सेटलमेंट कैसे क्लासीफाई हो सकता है। सेटलमेंट कैसे होगा वो हम समझ लेते हैं कि दो तरीके से सेटलमेंट हो सकता है, या फिर पैसिफिक मीन से या कोर्सिव मीन से। पैसिफिक का मतलब है कि पीसफुल होगा, कोर्सिव का मतलब है फोर्सफुली होगा। पीसफुल कैसे होगा कि देखो, पीसफुल सबसे पहले तो एनकरेज किया जाता है यूएन चार्टर में, जो हम 2 सब क्लॉज 3 में देख चुके हैं। उसके बाद जो ये फोर्सिबल है ना, फोर्सफुली हम कैसे कराएंगे, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है अंडर इंटरनेशनल लॉ। अलाउड ओनली इन लिमिटेड सर्कमस्टांसिस में ही इसको अलाउ किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या आने वाला है हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, और इसका तो यार क्वेश्चन कई बार आता है एलएलबी, एलएलएम, और मैंने बहुत जगह देखा जुडिशियल एग्जाम्स में कि डिफाइन या एक्सप्लेन पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। सीधा क्वेश्चन 8 नंबर 5 नंबर से लेके 20 नंबर तक का क्वेश्चन इसका मैंने देखा हुआ है। ठीक है, नाउ आर्टिकल 2 पैरा 3 ऑफ यूएन चार्टर हमेशा ये कहता है कि ऑल मेंबर्स शैल सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स इन सच अ मैनर दैट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड जस्टिस आर नॉट एंडेंजर्ड। ये 2 क्लॉज 3 कह चुका है कि भैया हमेशा अपने कोई भी डिस्प्यूट हो उसको कैसे करो, पीसफुली ही सेटल करो। ठीक है, क्या हमेशा होता है? नहीं होता है। आर्टिकल 33 क्या कहता है वो समझते हैं। तो ये सब हम किसके अंडर में पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं पीसफुल सेटलमेंट के अंडर में। The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall first of all seek a solution by। कैसे सॉल्यूशन लेने हैं हमें? अगर मान लो किसी भी एक देश को दूसरे देश से कोई भी दिक्कत है, या फिर उसको उसके साथ पीस मेंटेन करने में या सिक्योरिटी मेंटेन करने में कुछ दिक्कत आ रही है, वो कैसे सॉल्यूशंस ट्राई करेगा? सबसे पहले बाय नेगोशिएशन, इंक्वायरी, मीडिएशन, कंसीलिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट। ये हम पढ़ते हैं ना अपने इंडियन लॉ में भी, कि सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर। तो ये भी वही है। ठीक है, आर्टिकल 33 ऑफ यूएन चार्टर। ठीक है, नाउ इसी में सेकंड पॉइंट ये है, द सिक्योरिटी काउंसिल शैल
व्हेन इट डीम्स नेसेसरी कॉल अपॉन द पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट बाय सच मीन्स। जो भी सिक्योरिटी काउंसिल है, अगर उसको लगता है कि इन दोनों देशों के बीच में नहीं बन रही है, इनके बीच में ये डिस्प्यूट है, वो दोनों को बुला सकती है, आओ और यहाँ पे बैठ कर अपना मैटर सेटल करो। कैसे? इन सारे तरीक़ों से। तरीके क्या हैं हम एक बार और देख लेंगे। तरीके हैं सारी चीज़ें, वैसे आपको पता है कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, कंसीलिएशन, फिर इंक्वायरी एंड जुडिशियल सेटलमेंट। तो ये सब 6 तरीके हैं जो कि एडीआर में होते हैं। उस तरीके से आओ और अपने मैटर को सेटल करो। ये हो गया पीसफुल सेटलमेंट या फिर पैसिफिक मीन्स। नाउ कंपल्सिव और कोर्सिव मीन्स में क्या क्या आएगा, ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं। एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट्स टू द पीस, ब्रीचेस ऑफ द पीस एंड एक्ट्स ऑफ एग्रेशन, सब इसमें आते हैं कि भैया अब हमने पीस को ही क्या कर दिया, थ्रेट कर दिया, या ब्रीच ऑफ पीस हो गया या फिर एक्ट ऑफ एग्रेशन हो गया, वो सारी चीज़ें हैं कोर्सिव मीन्स। अब हमने कुछ कोर्सिव एक्शन ले लिया है। कैसे? पहले तो हमने प्यार से समझाया, प्यार से मैटर सॉल्व करने की कोशिश करी बातचीत के ज़रिए, नहीं हुआ, अब हम आ गए अपने तरीके में कि भैया आप कैसे समझोगे, हम उस तरीके से समझा देते हैं। तो ये आता है आर्टिकल 41 में, और ये कहता है यहाँ पे क्या लगते हैं, ज़रूरी नहीं है इसका मतलब वॉर नहीं है, बिल्कुल नहीं, पूरा देखिए समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 41 में क्या क्या आता है देखो। सैंक्शन, कौन से? इकोनॉमिक सैंक्शन या फिर डिप्लोमेटिक सैंक्शन क्या होते हैं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्लीट और पार्शियल इंटरप्शन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन हमने कंप्लीटली ख़त्म कर दिए, फिर पार्शियली इंटरप्ट कर दिए। कंप्लीट और पार्शियल इंटरप्शन ऑफ रेल, सी, एयर, पोस्टल, टेलीग्राफिक, रेडियो या फिर जो भी सर्विसेज, जो भी रिश्ते दूसरे देश के साथ हैं, वो हमने क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए या फिर कम कर दिए। वो आते हैं हमारे कोर्सिव या फिर कंपल्सिव मीन्स में। बातचीत से तो हुआ नहीं, तो ये एक्शन हम लेंगे। जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कर दिया, पाकिस्तान के साथ रद्द कर दिया, या फिर उसे अभी हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसे पॉज कर दिया। तो वो क्या है? क्या वो पीसफुल है? नो, कंपल्सिव है भाई, वो कोर्सिव मीन्स है। सेवरेंस ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिया किसी से। मान लो किसी के एम्बेसडर को भगा दिया हमने कि भाई निकलो, तुम्हारे देश ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है, अब हम नहीं सहेंगे, चलो भैया बांधो बोरिया बिस्तर और निकलो। तो ये हो गया हमारा कोर्सिव मीन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी कोर्सिव मीन्स में। सैंक्शन समझ गए, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक सैंक्शन मतलब भैया आपके पर्सन हमारे यहाँ नहीं आएंगे, हमारे आपके देश में नहीं जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सैंक्शन जो भी हमारा जो भी व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसको कम कर दिया या फिर टैरिफ बढ़ा दिए या फिर कुछ भी ऐसा टैक्स बढ़ा दिए, कुछ भी कर दिया, ठीक है। तो ये आता है हमारा आर्टिकल 41 में। नाउ आर्टिकल 42 भी इसी से रिलेटेड है। ये क्या कहता है ये देख लेते हैं कि व्हेन मेजर्स प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 41 वुड बी इनएडिक्वेट और हैव टू बी प्रूव टू बी इनएडिक्वेट देन इट मे टेक सच एक्शन। कौन सा? अगर 41 वाले से भी बात नहीं बन रही है तो आप आ जाओ 42 में। Such measures involve a pressure or force on a state to settle the dispute. However, the use of compulsive measures does not mean the use of armed forces in all cases. ज़रूरी नहीं है। अब देखो वहाँ भी बातचीत नहीं बनी तो अब आप कैसे मनाओगे? ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ करना है। नॉर्मली दे इंक्लूड, यहाँ पे 42 में कुछ ऐसे मेजर्स इंक्लूड होंगे जो कि आप सिर्फ फॉल शॉर्ट ऑफ वॉर बोल सकते हो, या फिर जस्ट वॉर से पहली वाली जो हरकतें होती है कि आपने कुछ फाइटर जेट्स उस कंट्री के ऊपर से उड़ा दिए या फिर एक मिसाइल क्रॉस कर दी, ठीक है। जैसे नॉर्थ कोरिया ने क्या किया था कि साउथ कोरिया को पार कर दिया था एक मिसाइल से, मतलब उनके ऊपर से होते हुए वो समुद्र में चली गई, कंट्री को पार कर दिया। समझाने के लिए वही बहुत है, लेकिन उस कंट्री को कुछ इफेक्ट भी नहीं हुआ। तो ये मतलब ऐसी हरकतें जो होती हैं वो आती है आर्टिकल 42 में। तो नॉर्मली दे इंक्लूड द मेजर्स विच आर जस्ट प्रीडिसेसर टू वॉर और शॉर्ट ऑफ वॉर। बस इसके बाद जस्ट अगला एक्शन ही वॉर होगा। ये वाली हरकतें इसमें कि भैया इसके बाद तो वॉर ही एक तरीका है। बस ये वॉर से जस्ट पहले वाली हरकतें जो हैं 42 में होती हैं, किसके लिए? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए, ठीक है। 41 42 हमने समझ लिया, ये दोनों आते हैं कोर्सिव मीन्स में। ये दोनों आपको क्लियर है। अब आर्टिकल 2 पैरा 4 क्या कहता है, इसे समझ लेते हैं। आर्टिकल 2 पैरा 4 कहता है कि ऑल मेंबर्स शैल रिफ्रेन इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट और इन एनी अदर मैनर इनकंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन। कि आप कभी भी किसी भी तरीके का जो भी यूनाइटेड नेशन ने परमिट नहीं किया है वो तरीका नहीं अपनाओगे। आप शुरू ही वॉर से नहीं करोगे, आपको पहले कहाँ जाना है? पैसिफिक मीन्स में, फिर 41, फिर 42 में आप आ सकते हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल 2 पैरा 4 बोल चुका है कि आपको थ्रेट वाली सिचुएशन यूज़ नहीं करनी है, ओके। तो ये क्लियर है। अब इसके मेथड क्या है जो समझ लेते हैं कि कंपल्सिव, जैसे हमने देखा कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, ये जुडिशियल सेटलमेंट कहाँ है? पैसिफिक मीन्स में है। अब कंपल्सिव मीन्स के तरीके क्या है? सबसे पहला आता है रिटॉर्शन। रिटॉर्शन कैसे? इसका मतलब होता है टिट फॉर टैट करना। उसने जैसा किया आप भी वैसे कर दो। अगर उसने आपके ऊपर से मिसाइल उड़ा के छोड़ दी तो आप भी ऐसा कर दो,
ठीक है, ये हो गया रिटॉर्शन। व्हेन एन एक्ट इज डन बाय अ स्टेट सिमिलर टू दैट डन अर्लियर बाय द अनदर स्टेट, इट इज कॉल्ड रिटॉर्शन। इफ़ अ सिटीजन ऑफ अ स्टेट आर गिविंग अनफेयर ट्रीटमेंट, अगर उसने आपके सिटीजन को अनफेयर ट्रीटमेंट दिया तो आप उनके सिटीजन्स को अनफेयर ट्रीटमेंट दो, चाहे वो पासपोर्ट से हो, चाहे वो आपके जैसे स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया, तो अगर आप कर सकते हो तो आप उनके स्टूडेंट्स को वापस भेज दो, ठीक है ना। तो आप अगर वो आपके जो भी पर्सन वहाँ रह रहे हैं उनको जॉब से हटा के वापस इंडिया भेज रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, तो आप भी कीजिए। तो ये हो गया रिटॉर्शन, ठीक है। दूसरा तरीका होता है इसमें एम्बार्गो। एम्बार्गो एक स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब होता है डिटेंशन। पर किसका डिटेंशन? शिप्स का डिटेंशन कर लो। जो भी शिप्स उनकी अपने पास में आई हैं उनको क्या कर लो? डिटेन कर लो। यहाँ पे क्या होता है कि इससे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता है उस कंट्री पे। अब ये आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो और कलेक्टिवली भी कर सकते हो। आप अकेले ने कर लिया या फिर मिलके कई देशों ने कर लिया, अगर उनसे दिक्कत है तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने? एम्बार्गो कर दिया, मतलब उनकी शिप्स को आगे ही नहीं बढ़ने दिया, रोक दिया। डिटेंशन ऑफ शिप्स इन पोर्ट, ठीक है। तीसरा होता है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड का मतलब होता है व्हेन द कोस्ट ऑफ अ स्टेट इज ब्लॉक्ड बाय अनदर स्टेट। आप अपने शिप्स को भेजो और उनका कोस्ट ही ब्लॉक कर दो, ठीक है। जैसे मान लो पाकिस्तान का जो भी वाटर बॉडी है वहाँ पे हमने अपने इंडियन शिप्स लगा दिए। अब अगर हमने वहाँ लगा दिए तो उनके शिप्स तो मूव ही नहीं कर पाएंगे, या फिर जहाँ से वो बाहर निकलते हैं वही बाउंड्री हमने कवर कर ली, तो वो क्या हो गया? व्हेन द कोस्ट ऑफ अ स्टेट इज ब्लॉक्ड बाय अनदर स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग क्या? इनग्रेस। ना उनका इनग्रेस हो पाए ना ईग्रेस हो पाए, ना शिप अंदर आ पाए ना शिप बाहर जा पाए, ऑफ ऑल नेशंस बाय यूज ऑफ वॉरशिप और अदर मीन्स इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर ऑन दैट स्टेट। अगर हमने अपनी अरेबियन सी में लगा दिया, ठीक है ना, और पूरा ब्लॉक कर दिया तो क्या हो गया? वो माना जाएगा ब्लॉकेड। तो ऐसा कई कंट्रीज़ करती हैं और अभी भी होता है, ठीक है। तो व्हेन अप्लाइड ड्यूरिंग पीस टाइम, अगर ये पीस टाइम पे हमने लगाया है तो इसे पैसिफिक ब्लॉकेड कहेंगे, और अगर हमने इसको वॉर टाइम पे लगाया है तो फिर इसे नॉर्मली ब्लॉकेड कहेंगे, ठीक है। ये तीसरा तरीका है। उसके बाद इंटरवेंशन। इसका मतलब होता है कि किसी दूसरी कंट्री के अफेयर्स में इंटरवीन कर दो, जैसे यूएस करता रहता है कि डिक्टेटोरियल इंटरफेरेंस बाय स्टेट इन द अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग और ऑल्टरिंग द एक्चुअल कंडीशन ऑफ थिंग्स। एक्चुअल कंडीशन ऑफ थिंग्स को मेंटेन करने के लिए आप उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में घुस जाओ, उनके डिसीजंस आप लेने लग जाओ। तो ये एक बहुत ही बड़ी कंट्री कर सकती है किसी छोटी कंट्री में, नॉर्मली ये इतना ईजी नहीं होता है। तो ये हो गया इंटरवेंशन कर सकते हो। एंड पांचवा है जो भी मीन्स प्रोवाइड करा दे यूएन, उस तरीके से आप क्या कर सकते हो? कंपल्सिव मीन्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके 5 तरीके हो गए। आई होप आपको ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप बिल्कुल शुरू से देख सकते हैं। आई होप आपको आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।